हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर ईवीएम पर सवाल क्यों उठते हैं और क्या रीज़न है। अमेरिका जैसे देश जो टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा आगे हैं, उसके बाद भी वहाँ पर जब चुनाव होता है तो ईवीएम का जो उपयोग है वहाँ पर नहीं किया जाता। ईवीएम का कोई प्रयोग वहाँ पर नहीं किया जाता। और भी ऐसे कई देश हैं जो ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि इनको इस पर विश्वास नहीं है। तो भारत अकेला एक ऐसा देश नहीं है जहां पर ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। बहुत सारे देशों में जो काफ़ी बड़े बड़े लोकतंत्र हैं वहां पर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ आप बने रहिएगा। मैं आपको आज इस वीडियो में पूरी तरीके से समझाऊंगी कि ईवीएम क्या है और ईवीएम किस तरीके से काम करती है, भारत में ये कब से शुरू हुई है और बाकी देश भी इस पर क्यों बिलीव नहीं करते हैं और कौन कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर ये इस पर रोक लगी हुई है ईवीएम पर, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जो ईवीएम का प्रयोग करते हैं। नमस्कार, मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पीके एजुकेशन कोर पर। आज मैं आपको ईवीएम के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो देखिए, अगर बात करी जाए, आप अक्सर कर देखते हैं कि जब भी कोई सत्ताधारी दल होता है वो हमेशा ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता है या जो सत्ता में आने वाला होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं बीजेपी की, इस समय पर बीजेपी किसी भी तरीके से कहीं पर भी इन बातों को लेकर नहीं आती कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन अगर यही बात पहले देखी जाए, चाहे वो दिल्ली के चुनाव के समय की बात हो या 2017 के समय के चुनाव की बात हो, तो ये जब चुनाव का टाइम आता है तो अक्सर कर ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और लोगों को लगता है कि ईवीएम के थ्रू घपले हो सकते हैं या जो सत्ताधारी दल है वो उसका गलत तरीके से उपयोग कर सकता है और जो पार्टी जीतने वाली होगी उसके लिए वो नुकसान कर सकता है। ऐसा सोचते हैं दूसरे दल के लोग। तो ये जो शंका है, अक्सर कर कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो जब अमेरिका जैसे देश, मैं सिर्फ यहाँ पर मेरा एक विशेष ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इतने बड़े लोकतंत्र को लेकर अगर हम बात करते हैं जिसमें लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ईवीएम सही थी या गलत थी या वोटर सही थे या गलत थे। एक लोकतंत्र की जड़ें केवल और केवल एक मशीन पर नहीं टिकी होनी चाहिए, ये मेरा मानना है। मैं ये नहीं कहती, ना ही मैं ईवीएम पर सवाल उठा रही हूँ, लेकिन मेरा ये पक्ष है। बहुत सारी स्टडीज़ को देखा गया है और उसमें जब ये बात सामने आई कि ईवीएम पर अमेरिका जैसे देश भी विश्वास नहीं करते हैं, आज भी वहाँ पर जो पुरानी पद्धति है बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाते हैं, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है, कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा पेपर संबंधी खर्च होता है जब हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप ये समझिए, जिस देश में लोकतंत्र की जड़ें सिर्फ एक मशीन पर टिकी हों वहाँ पर लोगों का संदेह होना स्वाभाविक है। जर्मनी ने पहली बार जब देखा था, उसने ईवीएम से चुनाव कराए और उन्होंने देखा कि उनको बिलीव नहीं आया उस पर। फिर इटली ने भी ऐसा किया, फिर फ्रांस ने भी ऐसा किया। तो आखिरकार चलते चलते जब अमेरिका भी था, अमेरिका ने भी ईवीएम पर बैन लगा रखा है। ईवीएम ने जितने भी आधुनिक देश हैं उन सभी ने ईवीएम पर संदेह जताया है और बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं ये, इन्होंने ईवीएम पर अपना संदेह जताया और कहा कि ईवीएम ठीक नहीं है। ये सभी जानते हैं कि ईवीएम सत्ताधारी दल जो होता है या जो जीतने वाला होता है वो उस पर सवाल कभी नहीं उठाता है, सवाल हमेशा दूसरा पक्ष ही उठाता है। अब अगर इसकी बात करें कि कहाँ कहाँ ईवीएम बैन है, तो मैं आपको उन देशों के नाम भी बताती हूँ। अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड हो गया और फ्रांस और इटली, इन सभी जगह पर ईवीएम बैन है। यहाँ पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराए जाते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होती है ज़रा वो भी देख लेते हैं। इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, ब्राज़ील हो गया, फिलीपींस हो गया, जॉर्डन, बेल्जियम, भूटान, इजिप्ट, इस्टोनिया और वेनेजुएला और मालदीव जैसे देश अभी भी ईवीएम का उपयोग करते हैं। और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका क्या आपको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं या बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, प्रॉपर तरीके से हैं, बहुत बड़े डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, लेकिन वो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। ईवीएम देखिए, इसको भारत में अगर बात करें, ये बहुत सरल रूप से तैयार करी जाती है और इसका उपयोग करने में कंट्रोलर जो होता है किस तरीके से काम करता है, कंट्रोलर और मतदाता को इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है।
ईवीएम मशीन के दो भाग होते हैं, जिसमें मतदाता जो होता है मतलब पोलिंग यूनिट, और एक होता है कंट्रोल यूनिट जिसे हम कहते हैं नियंत्रण इकाई। इन दोनों के बीच में एक 5 मीटर का लंबा फाइबर का तार होता है जिससे इसे कनेक्ट किया जाता है। और इसमें जो पीठासीन अधिकारी होता है और जो मत देने वाला अधिकारी होता है, उन दोनों के बीच में बैलेंस रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो जो पीठासीन अधिकारी होता है वो उसको डालने के लिए परमिशन देता है, और वहाँ पर वो अपने पसंद के व्यक्ति को, जो मतदाता होता है वो अपने पसंद के व्यक्ति को चुन सकता है और एक नीला बटन दबाकर उसे अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट डालने का राइट मिल जाता है। अब भारत में इतिहास जो ईवीएम का रहा है वो रहा है सन, अगर बात करी जाए, ईवीएम का जो आविष्कार भारत में हुआ था 1980 में एम बी हनीफा के द्वारा किया गया था। भारत में ईवीएम का एक अलग इतिहास इसलिए रहा क्योंकि कई वर्षों तक जो चुनाव कराए जाते थे वो बैलेट पेपर से कराए जाते थे और बहुत ही महंगे पड़ा करते थे, और कई बार अपारदर्शिता भी देखने को आती थी। आपने जैसे पहले सुना होगा कि पोलिंग बूथ पर ही बहुत सारी हिंसाएं देखने को मिलती थी। लोग जो दल हुआ करते थे आपस में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी मशीनें चोरी करने के भी आरोप लगते थे। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ईवीएम का प्रयोग करना चुनाव आयोग को ज़्यादा आसान लगा, बजाय उन सभी झंझटों से बचने के लिए। ईवीएम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा एक ये भी होता है कि समय बहुत कम लगता है। जब गणना शुरू होती है तो समय बहुत कम होता है और उसके हिसाब से वो रिजल्ट को डिक्लेयर भी कर सकते हैं। जब ईवीएम पर सवाल उठते हैं, इसके साथ साथ इसके कुछ फ़ायदे भी देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए, एक बहुत बड़े देश में जहां आबादी के नाम पर भारत दूसरे स्थान पर आता है, ऐसी जगहों पर जब चुनाव कराए जाते हैं तो बहुत अधिक पेपर की आवश्यकता होती है, और उस पेपर को यूज़ करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पर्यावरण का लॉस करना पड़ता है। ईवीएम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका संचालन जो होता है बहुत आसानी से हो जाता है और गड़बड़ी होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन इसके साथ आप अभी जैसे मैंने बात करी है कि इस पर सवाल या निशान भी उठते रहे हैं हमेशा। चुनाव के समय बैलेट पेपर सिस्टम यदि ठीक से स्टैंप नहीं लगता है, जो बैलेट पेपर होता है, अगर बैलेट पेपर से इसका कंपैरिजन करा जाए तो अगर ठीक से स्टैंप नहीं लगी है तो उस वोट को गिना ही नहीं जाता था। तो ये एक जो बैलेट पेपर होता है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो इस जगह जो ईवीएम होती है इसमें इस तरीके की गड़बड़ियाँ नहीं देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ और भी अच्छी होती है कि इससे परिणाम बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। अब एक चीज़ और भी है कि अगर जब पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते थे तो उसमें हिंसा का बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ रूप दिखाई देता था। जो बाहुबली थे उसका प्रयोग करते थे, और वो क्या करते थे, जहाँ लड़ाई झगड़ा करके हिंसा करके उन ऐसी स्थिति पैदा कर देते थे। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक सीरियल नंबर होता है, जो वोटिंग मशीन होती है उसका एक सीरियल नंबर होता है, और उसके ज़रिए जो निर्वाचन आयोग होता है उस पर पूरी नज़र रख सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि वो कहाँ कहाँ पर जा रही है, किस तरीके से, आखिर वो मशीन है कहाँ। तो एक तरीके से उसकी निगरानी भी आसान होती है जीपीएस सिस्टम के थ्रू। साल 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को हैक करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया था और कहा था इसको हैक करके दिखाएं। ऐसे में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं आई थी, लेकिन एक एक्सपर्ट थे, जो साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा, इन्होंने अपने वीडियो कॉलिंग के थ्रू ये बताया था कि इस मशीन को हैक किया जा सकता है। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी जो बात थी वो सिद्ध नहीं कर पाई थी और ईवीएम मशीन को ये हैक करके नहीं दिखा पाए थे। शुरू में जब ईवीएम मशीन आई थी तो इनका जो पैसा था, मतलब महंगी बहुत ज़्यादा थी, लगभग 5500 रुपये की एक मशीन हुआ करती थी। लेकिन इनकी जो कॉस्ट थी वो लॉन्ग लास्टिक हुआ करती थी और ये लाइफ टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे इनकी लाइफ जो ये होती है वो ज़्यादा होती है। तो 1990 के शुरुआती दौर में जब ख़रीदा गया था तब ये थोड़ी सी महंगी थी। अब क्या है, इसमें एक चीज़ और बहुत बड़ी है, जो ईवीएम होती है इसका कोई भी लेना देना कंप्यूटर से और इंटरनेट से नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये हैक नहीं करी जा सकती हैं। और बनाने वाले खुद इसे कहते हैं कि इसको एक बार बनाने के बाद खुद बनाने वाला व्यक्ति भी इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसमें वोटों की गिनती भी काफ़ी जल्दी की जा सकती है। ये सारे पॉइंट ईवीएम को लेकर मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। लेकिन बस मेरा भी यही एक सवाल है कि इतने बड़े देश जो लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, अगर कोई ना कोई कारण तो ज़रूर रहे होंगे जो उन्होंने भी ईवीएम पर अपनी जो कहते हैं विश्वास नहीं जता पाए, तभी अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ भी ईवीएम का प्रयोग नहीं करते हैं। और भारत में अगर सवाल उठते हैं तो लोकतांत्रिक देश है, लोगों को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। लेकिन बात सबसे अच्छी ये है कि मशीन है, कुछ भी हो सकता है,
लेकिन एक मशीन पर पूरी लोकतंत्र टिकी होना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लोगों को समझने के लिए। और दूसरी बात ये भी है कि हमेशा ही सत्ताधारी दल या जो आने वाला होता है, जिसको जीत के अपने चांसेस दिखते हैं या जो जीत जाता है, वो कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाता है कि आखिर रीज़न क्या रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बात करूं, दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब बनी या उससे पहले की बात है, तो कई बार होता था ना, ईवीएम पर हमेशा छेड़खानी के आरोप लगते थे। जब खुद की सरकार बनी तो उस पर आरोप लगना बंद हो गए। सेम बीजेपी के साथ भी ऐसा ही था और 2022 के चुनाव में भी ऐसे ही देखा गया। अगर अखिलेश यादव सरकार बना पाते या सपा की सरकार बन जाती तो ईवीएम बिल्कुल सही थी, तो लोकतंत्र की विजय थी। और अगर हार गए तो ईवीएम खराब है। फिर भी एक बार फिर से यही कहूंगी कि सोचने का विषय है, ईवीएम सही है या गलत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।